हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, फर्स्ट न्यूज, क्वेश्चन आवर और जीरो आवर, ये दो टर्म ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब हमारे सेशंस को बार बार रद्द किया गया या फिर जब सेशन रेगुलर रहे हमारे पार्लियामेंट के, तो उस समय ये जो आवर होते हैं, जीरो आवर और क्वेश्चन आवर, इनको रद्द किया गया था। तो ये जो दो टर्म है ना, क्वेश्चन आवर और जीरो आवर, ये क्या होती है, इनके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन आवर, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में। जो पार्लियामेंट की सिटिंग होती है उसका जो फर्स्ट आवर होता है, पहला जो घंटा होता है, वो होता है क्वेश्चन आवर। इस क्वेश्चन आवर में एमपी जो होते हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए इस तरीके से फंक्शन करें कि वो अकाउंटेबल रह सके। मतलब जो उनको काम दिया गया है उस वर्क के लिए जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल रहेंगे। देखो, क्वेश्चन आवर जो है ना, वो हमारे पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही पूछे जाते हैं। और 1952 में जब पहली बार पार्लियामेंट की बिगनिंग हुई थी, उस समय लोकसभा को ये पावर दी गई थी कि वो हर दिन क्वेश्चन वहां पर उठाए जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आवर रेगुलर लोकसभा में तो 1952 से ही रेगुलर स्टार्टेड है, लेकिन राज्यसभा में शुरुआती दिनों में सिर्फ सप्ताह में, वीक में 2 दिन ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन बाद में क्वेश्चन आवर को एक्सटेंड कर दिया गया और 1964 से हर सेशन में हर दिन क्वेश्चन आवर रखा जाता है। देखो, अब ये क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या पहली बार ही क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है क्या कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी क्वेश्चन आवर को पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है, जब हमारे यहाँ पर वॉर की सिचुएशन थी। जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, 1975 में जब इमरजेंसी की सिचुएशन थी, उसके बाद में भी 1991, 2004, 2009, इनमें बहुत सारे कारणों की वजह से क्वेश्चन आवर को पहले भी क्या कर दिया जा चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन आवर को क्या पहली बार सस्पेंड किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, तो ऐसा नहीं है, पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट टर्म है जीरो आवर। देखो, जो जीरो आवर है वो क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का जो टाइम होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का जो टाइम होता है, पार्लियामेंट की प्रोसीजर की बात हो रही है, ये जस्ट बाद का टाइम होता है जीरो आवर। जीरो आवर जो है वो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री का इनोवेशन है। मतलब ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीरो आवर के बारे में बताया गया है और ना ही जो रूल ऑफ प्रोसीजर होते हैं उसमें जीरो आवर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हमारा जीरो आवर जो है वो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है एक तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमें ध्यान में रखना है। देखो, जो जीरो आवर है उसको वो 1962 से, मतलब स्टार्टिंग में 1952 में हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी, तब से जीरो आवर एग्जिस्टेंस में नहीं है, 1962 से एग्जिस्टेंस में है जीरो आवर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। देखो, जीरो आवर जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर, बजट के ऊपर और इसके अलावा नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इशू होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट न्यूज, IISc इन टॉप 100 लिस्ट इन नेचुरल साइंसेज कैटेगरी। क्या है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता है और उसमें हमारे इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट वाइज टॉप किए हैं। जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एरिया की बात करें तो हमारे 3 एरिया ने, 3 जो इंस्टीट्यूट है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, टॉप 100 में आए हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला जो एरिया है उसमें। और नेचुरल साइंसेज में IISc बेंगलोर ने टॉप किया है, टॉप 100 में ये आए हैं। इसके अलावा देखो, प्राइवेट एरिया की अगर बात करें तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो लॉ प्रोग्राम है उसने पहली बार इस लिस्ट में प्रवेश किया है। और जेएनयू का जो एंथ्रोपोलॉजी जो सेक्टर है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने भी इस कैटेगरी में एंटर किया है। देखो, ये जो QS वर्ल्ड
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये 2004 से अपनी रैंकिंग निकालती है। ठीक है, क्वेरेली पब्लिशर हैं जो अपनी ये रैंकिंग निकालते हैं, और 2004 में ये जो QS है वो द के साथ में टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन के साथ में मिलकर के 2004 से 2009 तक ये क्या निकालती थी, रैंकिंग निकालती थी। लेकिन 2010 से ये QS अकेले ही ये रैंकिंग निकालता है, और इन रैंकिंग में इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट ने अच्छी रैंक गेन की है। नेक्स्ट न्यूज OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के है। देखो, अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 25 फरवरी को न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को जारी किया गया है। ये जो रूल्स आए हैं इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और न्यूज़ आउटलेट्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये रूल्स हैं। उनमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बोला गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर जो कंटेंट डाला जाता है उसकी इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए 3 टियर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। टियर फर्स्ट में एक ग्रीवियंस सेल होगी, मतलब कोई एक स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म। अब सबसे पहले तो OTT प्लेटफॉर्म होता क्या है आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब हमारे थिएटर्स जो सब कुछ बंद थे, तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स में जो वेब सीरीज हैं और बहुत सारी मूवीज भी इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही लॉन्च की गई। इसीलिए आवश्यकता हुई कि इनके ऊपर जो भी कंटेंट आता है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तांडव वेब सीरीज को लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि इन वेब सीरीज में अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज किया जाता है, जो मतलब कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अब उसके लिए अब एक गाइडलाइंस दी गई है, रूल्स जारी किए गए हैं। 3 टियर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले टियर फर्स्ट में क्या होगा कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो खुद के ऊपर, जैसे मतलब मान लो हॉटस्टार के किसी वेब सीरीज को लेकर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा तो सबसे पहले हॉटस्टार उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। अगर वो उससे सोल्व नहीं हो पाएगा तो टियर 2 में क्या होगा, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के मिल करके खुद की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, वो सोल्व करने की कोशिश करेगा। और टियर थर्ड में होगा इंटर मिनिस्टर पैनल, जो क्या करेगा, अगर इन दोनों टियर फर्स्ट और टियर 2 में कोई कंप्लेंट्स रिजोल्व नहीं होती है तो वो थर्ड लेवल तक जाएगी, और इनको खुद भी संज्ञान लेने की, जो टियर थर्ड है ना इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसको खुद भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। खुद भी संज्ञान लेने की मतलब उनको एक तरीके से परमिशन दे रखी है कि अगर कोई शिकायत होती है तो वो डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज म्यांमार से रिलेटेड है। देखो, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, वहां पर काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसी प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे लोग, 20 से ज्यादा लोग हमारे इंडिया की जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके हमारे इंडिया में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट न्यूज हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा में अभी एक नया बिल आया है, और उस बिल में ये बोला गया है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होंगी उन प्राइवेट सेक्टर में 75% तक जो रिजर्वेशन है वो रेगुलर जो उनके लोकल एरिया की जो व्यक्ति है, यूथ है, उनको परमिशन दी जाएगी, ताकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो परेशानी है वो कम होएगी। और लोकल जो लोग हैं उनका, जैसे कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो स्पेशली विरोध प्रदर्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जमीन यहाँ की लेंगे और इनमें जो लोग हैं वो काम करेंगे बाहर के। लेकिन जब 75% तक उन्हीं का जो आस पड़ोस में नेबरिंग एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका जब इसमें एडमिशन होगा और वो इसमें जॉब पा सकेंगे, तो एक तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर होगी। तो कोटा जो रूल है, हरियाणा की जो न्यू जॉब कोटा रूल है, इसकी वजह से परेशानियां जो है, वरीज जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको लेकर के है। देखो, सीबीआई हमारे इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर ये आती है। सीबीआई
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर ये आती है और इसी एक्ट 1946 का सेक्शन 4A के तहत सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उसको अपॉइंट करने का मतलब उसके अपॉइंटमेंट के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा चुका है क्योंकि 2 फरवरी को ही जो सीबीआई के पहले जो डायरेक्टर थे ऋषि कुमार शुक्ला, उनका टर्म पीरियड कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो एक कमेटी होती है, उस कमेटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे या खुद के द्वारा सीजीआई के द्वारा किसी और जज को भी इसमें अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। ये तीनों मिलकर के एक कमेटी होती है और वो सीबीआई के डायरेक्टर को मतलब पता करते हैं कि इनको अपॉइंट करना है और उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमने सीबीआई के बारे में सारे फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उनके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया गया है। तो देखो 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जिन शहरों में है उन शहरों में टॉप किया है बेंगलुरु ने, और जहां पर 1 मिलियन से कम मतलब पॉपुलेशन है वहां पर टॉप किया है शिमला ने। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी इंडेक्स जारी किया है इसी मिनिस्ट्री ने, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसमें भी ये बहुत सारी सर्विस के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन से जहां पर ज्यादा है वहां पर सूरत और भोपाल के द्वारा, और जहां पर 1 मिलियन पॉपुलेशन से संख्या कम है वहां पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने बेस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया वांट्स चाहबार पोर्ट ऑन की कॉरिडोर। देखो ये जो आर्टिकल है वो एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें इस आर्टिकल को समझने के लिए INSTC ये जो प्रोजेक्ट है इसको समझना होगा। INSTC प्रोजेक्ट क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। 2000 की बात है। सन 2000 में ईरान, इंडिया और रशिया तीनों ने मिलकर के बात की थी कि ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट होगा, और 2002 में इसके ऊपर साइन भी हो गए थे। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब रेल ट्रांसपोर्ट के लिए रेल, सड़क, सी इन सब को यूज किया जाएगा, तो ये होता है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया का जो इंडियन ओशियन है उससे लेकर के पर्शियन गल्फ और इसके बाद में रशिया के द्वारा जो आर्कटिक सी तक, यहां तक देखो, ये मैप देखो। INSTC जो प्रोजेक्ट है उसका यहां से स्टार्ट होगा, ये पर्शियन गल्फ होता हुआ इस एरिया से जाता हुआ ये रशिया में गया, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नर्दर्न सी, मेडिटेरियन सी, इसके थ्रू वापस रेड सी के थ्रू वापस आकर के इंडिया में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोजेक्ट है। अब इसमें इंडिया के कुछ कंसर्न है। इंडिया चाहता है, इस प्रोजेक्ट में पहले से ही शुरुआत में स्टार्ट किया था इंडिया ने, ईरान ने और रशिया ने। ठीक है, बाद में 13 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में, और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान को और जो उज्बेकिस्तान है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, इसका ईस्टर्न कॉरिडोर डेवलप करते हुए। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि जो चाहबार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, कहां पर? ईरान में, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। ये इंडिया का कंसर्न है इस आर्टिकल को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज, फॉरेन पेज से लास्ट में हमारे लिए न्यूज है। देखो यूएस ने ये बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी स्टेट है, जो भी कंट्रीज है, उनके साथ में हम जो ग्लोबल अलायंसेज है उनको डीपन करने की बाइडेन की गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी। इस आर्टिकल में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसमें अमेरिका री एंगेज करेगा पूरे वर्ल्ड के साथ में और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा यूएस को दोबारा से। जो मिस्टर जो बाइडेन है उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किया जाएगा और डेमोक्रेसी को एक तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश की जाएगी। आसियान जो मेंबर कंट्रीज हैं, आसियान जो ग्रुप है उसके साथ में जो हमारे रिलेशन है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आसियान 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां पर देखो अफगानिस्तान में
हजारा एथनिक ग्रुप है उनसे रिलेटेड 7 लोगों को मार दिया गया है। ये जो हजारा एथनिक ग्रुप है ना, ये अफगानिस्तान में भी और इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यमन से रिलेटेड है। यमन में हैती रिबेल ग्रुप है और बोला जाता है कि इसको ईरान का सपोर्ट है। इन हैती रिबेल ग्रुप ने क्लेम किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के जेद्दा में जो ऑयल प्लांट है उसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक की है। यमन में 2015 से गृह युद्ध चल रहा है और सऊदी अरेबिया को लेकर के भी, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है यमन के इंटरनल मैटर्स में। यमन के पहले के जो प्रेसिडेंट है और वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है उनके समर्थकों के बीच में ये एक तरीके से युद्ध चल रहा है और इसमें हैती रिबेल भी है और हैती रिबेल के लिए बोला जाता है कि उनको ईरान का समर्थन है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।